नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। इस रेलवे स्पेशल सीरीज का आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर आए हैं, जिसमें आरआरसी इलाहाबाद 2017 में जो जीएस पोर्शन आया था उस पर आधारित प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से कवर करेंगे, ताकि इन टॉपिक्स से कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए आप उसका आंसर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न राजनीति विज्ञान पर आधारित है, जो कि संविधान से लिया गया है। तो प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संशोधन के द्वारा हटाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है। इससे पहले एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था। और 44वें संविधान संशोधन में इस कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 42वां संविधान भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विषय में भी देख लेते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसके विषय में देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर किया गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन में ही मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का में जो शामिल किया गया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के विषय में। देखते हैं अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संदेश के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। श्रीलंका की रानी अनुला को संघमित्रा ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उस समय ऐसा माना जाता था कि बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वह पुरुष ही पुरुष को दे सकता है और महिला दीक्षा महिला को दे सकती है। जब अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका के शासक के यहाँ पहुँचे, तो श्रीलंका के शासक की पत्नी यानी कि रानी अनुला ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की। तो अशोक की पुत्री संघमित्रा ने रानी अनुला को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और श्रीलंका में ही महाविहार नामक बौद्ध मठ की स्थापना भी की गई है। तो यह भी याद रखिएगा, महाविहार नामक बौद्ध मठ श्रीलंका में है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं अशोक के विषय में। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि भी मिली है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉइंट याद रखिएगा। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्हें धम्म महामत कहा गया है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपागुप्त भिक्षु ने दी है। और 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा, जबकि 269 ईसा पूर्व में वह गद्दी पर बैठा था। ये सन भी पूछ लिए जाते हैं ईसा पूर्व के, याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अंग्रेज हैं जेम्स प्रिंसेप, जिनके द्वारा इन शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल कहलाती है। क्षोभमंडल अर्थात टोपोस्फेयर में सभी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बारिश का होना और बादलों का बनना। तो याद रखिएगा, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वे सभी क्षोभमंडल यानी कि वायुमंडल की सबसे निचली परत में होती हैं। और आगे देख लेते हैं समताप मंडल के विषय में भी। क्षोभमंडल की ऊपरी परत को समताप मंडल अथवा स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। समताप मंडल में ही एक ओजोन परत भी है, जिसमें
ताप की अधिकता होती है, क्योंकि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं यह ओजोन परत इन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे इस मंडल का कुछ ताप बढ़ जाता है। और समताप मंडल की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सभी प्रकार के हवाई जहाज इसी समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का ताप जो है वह समान रहता है, इसलिए समताप इस मंडल इसको कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न पेपरों में कि याद रखिएगा कि जैसे कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, मौसम संबंधी जो भी घटनाएं हैं वे किस मंडल में होती हैं, और आगे इसके बाद एक मध्य मंडल आता है। समताप मंडल की ऊपरी परत को मध्य मंडल कहा जाता है, और मध्य मंडल का जो तापमान है वह -90 डिग्री तक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। होता ये है कि ब्रह्मांड से जो उल्कापिंड गिरते हैं गरम गरम, वो इस मौसम में आकर ठंडे हो जाते हैं और बर्फ़ की तरह जम जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंडल हैं जिनके विषय में हमने प्रश्नों के माध्यम से जाना। बाकी इस पर मेरी एक स्पेशल वीडियो जल्द आएगी जो पूरे वायुमंडल से संबंधित होगी। अभी देखते हैं अगला प्रश्न। सिकंदर ने पोरस को 326 ईसा पूर्व किस लड़ाई में पराजित किया था? तो इस लड़ाई का नाम पूछा गया है। तो सिकंदर और पोरस के मध्य 326 ईसा पूर्व में हाइड स्पीच की लड़ाई हुई थी। इसके विषय में और भी बातें जान लेते हैं। सिकंदर एवं पोरस के बीच हाइड स्पीच की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी। इस वजह से इस युद्ध को झेलम अथवा बितस्ता नदी का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम का प्राचीन नाम है बितस्ता, तो बितस्ता नदी का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार से तो यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि सिकंदर किस नदी को पार नहीं कर पाया था युद्ध के दौरान? तो याद रखिएगा ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था, क्योंकि इस नदी को पार करने के लिए इसके सैनिकों ने मना कर दिया था। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है सिकंदर के विषय में जो याद रखिएगा कि सिकंदर मैसेडोनिया अर्थात मकदूनिया का शासक था। सिकंदर के पिता फिलिप और गुरु का नाम अरस्तु था। महान अरस्तु के विषय में सभी जानते हैं। और सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर मंदनीस नामक दार्शनिक से काफ़ी प्रभावित रहा, जबकि कालानास नामक दार्शनिक को वह अपने साथ ले गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस दार्शनिक से काफ़ी प्रभावित था सिकंदर? तो याद रखिएगा मंदनीस नाम है उसका, और जिस दार्शनिक को वह अपने साथ ले गया था उसका नाम था कालानास। तो अगला प्रश्न विज्ञान से संबंधित है। इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का रोग है? तो इन्फ्लुएंजा जो रोग है वह विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस और विषाणु से होता है। वायरस अथवा विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का विषाणु से होने वाला रोग है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। याद रखिएगा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है इन्फ्लुएंजा वायरस रोग। वायरस अथवा विषाणु की खोज इवानोवस्की द्वारा की गई है। और वायरस से होने वाले और भी रोगों के विषय में जान लेते हैं। विषाणु से होने वाली बीमारियों में कोविड-19, कोरोना, पोलियो, एड्स, चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, निपाह, स्मॉल पॉक्स, गलसुआ, एबोला, हेपेटाइटिस, काउपॉक्स और सर्दी जुकाम आदि शामिल हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वायरस से कौन से रोग होते हैं? तो याद रखिएगा इन सभी रोगों के विषय में। देखते हैं अगला प्रश्न। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में किसके द्वारा की गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद, जिनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में इन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इन्होंने अपनी गुरु की स्मृति में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 में ही स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ की भी स्थापना की थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे स्वामी विवेकानंद के विषय में, जिनके विषय में याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न विज्ञान से संबंधित है कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोलियो का टीका जॉन सॉल्क के द्वारा तैयार किया गया है। विश्व में सर्वप्रथम 1976 में एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम टीका खोजा गया था चेचक का, और जिसकी खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी
1976 में। और इसके अलावा एक टीका और भी है, लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज यानी हाइड्रोफोनिया के टीके की खोज की गई थी। ये प्रमुख टीके हैं जिनके विषय में पूछा जाता है, तो ये तीनों टीकों के विषय में याद रखिएगा, चेचक, रेबीज और पोलियो। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी विज्ञान पर आधारित है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। कोशिका के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको हम इस प्रश्न पर कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का द्वारपाल कोशिका झिल्ली कहलाती है। प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम कहा जाता है। कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का रसोई घर हरित लवण को कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस गाल्जी काय कहलाती है। कोशिका का कंकाल तंत्र अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाती है। और कोशिका का डायरेक्टर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह केंद्रक को कहा जाता है, जिस पर कोशिका प्रणाली आधारित है। रेलवे की पिछली परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इन प्रश्नों के विषय में। अभी देखते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है। इसके अलावा कुछ और भी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वह 21% है। ऑर्गन गैस का प्रतिशत 0.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो प्रतिशत है वह 0.03 है। यानी ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड 1% से भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनके विषय में भी देख लेते हैं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है 46%, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है हाइड्रोजन। तो वायुमंडल, पृथ्वी और ब्रह्मांड तीनों में अंतर है। तीनों में अलग अलग तत्व या अलग अलग गैस अधिक अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, पृथ्वी पर ऑक्सीजन 46% और संपूर्ण ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा सूर्य भी एक हाइड्रोजन का ही गोला माना जाता है। एक पॉइंट और भी है, भूप्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है, जबकि अधातु सिलिकॉन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे, सभी के विषय में याद रखिएगा। देखते हैं वीडियो का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, इतिहास के आधुनिक भारत से संबंधित है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा है। तो भारत में गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह के रूप में चंपारण सत्याग्रह को माना जाता है। गांधी जी के विषय में थोड़ा सा और भी आपको बता देता हूँ कि 1915 में जब साउथ अफ्रीका से उनकी वापसी हुई तो उन्होंने सर्वप्रथम साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। और 1917 में किसानों के हित के लिए बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। यह आंदोलन नील की खेती एवं 3 कठिया पद्धति से संबंधित है, यानी कि बिहार में जो चंपारण नामक स्थान है वहाँ पर किसानों से जबरन नील की खेती कराई जा रही थी। इसे नील विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। और कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के बुलाए जाने पर महात्मा गांधी इस आंदोलन में जुड़े थे। और इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से संबंधित है, यानी कि बिहार ही उनकी जन्मस्थली है। और वहीं इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी की मुलाकात भी हुई थी। और एक बात और भी जान लीजिए, यह बहुत कम पढ़ने में मिलता है कि चंपारण आंदोलन के दौरान ही चंपारण कृषि जांच समिति का गठन हुआ था। किसानों ने, कहने का मतलब गांधी जी के नेतृत्व में जब इस आंदोलन को खड़ा किया तो एक जांच समिति बनाई गई, जिसे चंपारण कृषि जांच समिति का नाम दिया गया। और इस समिति के जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उनमें स्वयं महात्मा गांधी, DJ रीड और FG स्लाई को सदस्य बनाया गया था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन कौन से सदस्य शामिल थे या कौन सा सदस्य नहीं था। 3 सदस्य ये दे देते हैं और इसके अलावा एक सदस्य कोई ऐसा जो नहीं होता है, तो वह आंसर आपको लगाना है। याद रखिएगा इन तीनों सदस्यों के विषय में। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87 और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।